हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीश @14। विमरीश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस में देंगे वो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज जो है 9वें नंबर की उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। टोटल आज के इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। ये जो 30 प्रश्न होंगे जीके के, जीएस के और करंट अफेयर्स के होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं आज के 30 प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लिथियम की जो परमाणु संख्या होती है वह कितनी होती है। तो टोटल लिथियम की परमाणु संख्या आपको मिलेगी 3, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। लिथियम में जो परमाणुओं की संख्या होती है वह 3 होती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सब्लिमेशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन के दौरान कौन सी क्रिया होती है, मतलब कौन सा रूपांतरण होता है, आपको बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये है। तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन के दौरान कौन सा इनमें से जो है रूपांतरण होता है। तो इसमें जो है ठोस पदार्थ जो है वह सीधे गैस बन जाता है, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ का सीधे परिवर्तन किस में हो जाता है, गैस में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है उसको हम क्या कहते हैं। तो परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानिक, यानी ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में कौन सी ऊर्जा जो होती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो गतिज ऊर्जा होती है यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है किसमें, तो वायु शक्ति में, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा यानी कि वायु शक्ति में जो है, विंड पावर में जो है जो गतिज ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर जो होता है खाना पकाने में समय को घटा देता है। आपको बताना है कि किस कारण से जो है प्रेशर कुकर में जो खाना है वह कम समय में पक जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेशर कुकर के भीतर जो जल का क्वथनांक होता है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह बढ़ जाता है। इसके कारण से जो है प्रेशर कुकर में जो है खाना काफ़ी जल्दी पक जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जल मतलब प्रेशर कुकर के भीतर जो जल होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी पिंड का भार, आपको बताना है किसी पिंड का जो भार है वह कहाँ पे सर्वाधिक होता है। तो किसी भी पिंड का जो भार होता है वह ध्रुवों पर सबसे सर्वाधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। तो छठे प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है किसी पिंड का भार। अगला प्रश्न हमारा है, पाचन तंत्र में लार की, यानी कि लार जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है। तो पाचन तंत्र में लार की क्या भूमिका होती है, स्टार्च को पचाने में जो होता है लार यह सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च को पचाने में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पाचन और श्वसन दोनों के लिए सामान्य मार्ग कौन सा होता है। तो पाचन और श्वसन दोनों के लिए जो समान मार्ग होता है यह होता है ग्रसनी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ग्रसनी। पाचन और श्वसन इन दोनों क्रियाओं के लिए सामान्य मार्ग को कहा जाता है। जो सामान्य मार्ग होता है इसके लिए वो होता है ग्रसनी का, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वर्तमान में आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है।
तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास से पहले कौन आरबीआई के गवर्नर थे? तो उर्जित पटेल। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि जो अफ्रीकी संघ है, जो अफ्रीकन यूनियन, उसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? तो टोटल 55 देशों का समूह है यह अफ्रीकन यूनियन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 देश क्या है? तो इसके सदस्य हैं। तथा अफ्रीकन यूनियन का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? आदिस अबाबा में। कहाँ पे? तो आदिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। तथा हाल ही में अफ्रीकन यूनियन की जो 33वीं बैठक थी, यह आयोजित की गई थी। कहाँ पे? तो 2020 में अफ्रीकन यूनियन की जो 23वीं बैठक थी, इसका आयोजन किया गया था आदिस अबाबा में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कर दिया गया है? तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है। तथा ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो फ्लिपकार्ट की जो स्थापना थी, दो लोगों ने मिलकर की थी, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ये नाम आप याद दिखेगा, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, इन दो लोगों के द्वारा मिलकर जो है फ्लिपकार्ट की स्थापना की गई थी। तथा वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति जो हैं, ये वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है, इसने किस कंपनी में 51% की हिस्सेदारी हाल ही में खरीद ली है? तो हाल ही में एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में टोटल 51% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि आईडीबीआई बैंक। तथा वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? एम.आर. कुमार जो हैं, ये वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मैं अंग्रेजों से नहीं डरता हूं नामक अभियान शुरू किया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इस भारतीय राज्य का क्या नाम है जिसके द्वारा यह जो अभियान है शुरू किया गया है? तो इस भारतीय राज्य का नाम है हरियाणा। तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, इसके द्वारा जो है मैं अंग्रेजों से डरता नहीं हूं नामक अभियान शुरू किया गया। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य ने इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ओडिशा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ब्रिटेन में भारतीय राजदूत कौन है? तो ब्रिटेन में भारत के राजदूत कौन है? तो यहाँ पे ब्रिटेन में भारत के जो प्रमुख होते हैं, मतलब जो व्यक्ति होते हैं, उनको हम उच्चायुक्त नाम कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री में जो भारत के राजदूत नियुक्त किए, तो उनको हम उच्चायुक्त के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो गायत्री कुमार जो है प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त हैं। और तरनजीत सिंह संधू किस देश में भारत के राजदूत हैं? तो यूएसए, यानी कि अमेरिका में भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और, ये जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, ये प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो ये भारत सचिव है। क्या है? सॉरी, ये विदेश सचिव हैं प्रेजेंट टाइम में। कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। जो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, ये प्रेजेंट टाइम में विदेश सचिव हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रेस्टोरेंट में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहला अमेरिकी राज्य है, वह कौन सा है? तो रेस्टोरेंट पर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया था? हवाई, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हवाई। अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं आपको पता होना चाहिए? तो टोटल 50 राज्यों का समूह है अमेरिका। तो इसे आप याद रखिएगा। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी तथा अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में है डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला हाथियों का अस्पताल कहाँ बनाया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का जो पहला हाथियों का अस्पताल है, यह बनाया गया है मथुरा में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मथुरा।
तथा ये एक जगह है बिहार में भागलपुर, आप याद देखिएगा। यहाँ पे कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया, आप याद देखिए कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया है यहाँ पे भागलपुर में, भागलपुर बिहार में पड़ेगा। तथा इसी भागलपुर में ही डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी बनाया गया, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। कछुआ पुनर्वास केंद्र और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये दो जो हैं प्रमुख सेंटर बनाए गए हैं बिहार के भागलपुर में। तथा भारत का जो हाथियों का पहला अस्पताल है यह मथुरा में बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इनका नाम है हीना जायसवाल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हीना जायसवाल। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वह कौन तय करता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वह संसद तय करती है, यानी ऑप्शन जो इसका बी, ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। भारतीय संसद जो है वे भारत के राष्ट्रपति का वेतन तय करती है। अगला प्रश्न हमारा है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, काफी फेमस बुक थी, आपको बताना है कि इस बुक के राइटर कौन है। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक थे संजय बारू, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह पुस्तक किस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आधारित थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस पुस्तक को लिखा किसने था? तो संजय बारू ने। अगला प्रश्न हमारा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है लिखी गई थी शशि थरूर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, शशि थरूर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, चंबल नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे आपको मिलेंगी जाना पाव की पहाड़ियाँ? तो ये एमपी में मिलेंगी आपको जाना पाव की पहाड़ियाँ, यहीं से आपको निकलती है चंबल नदी। तथा राजस्थान का जो कोटा शहर है यह चंबल नदी के किनारे ही स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, आपको बताना है कि कौन सी अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु शिखर जो है यह अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है तथा लगातार जो है यह एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह के जो प्रश्न आपके दिमाग में होने चाहिए। तथा इसके बाद ये जो डोडा बेटा ऑप्शन में दिया गया है, ये डोडा बेटा जो है किस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी। आप याद देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है डोडा बेटा, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा अनाईमुड़ी किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को हम कहते हैं अनाईमुड़ी। तथा यह जो अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की जो है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी? तो चोल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो चोल वंश की जो स्थापना है यह की गई थी विजयालय चोल के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे विजयालय होगा, विजयलाल नहीं, विजयालय। क्या हो जाएगा? विजयालय के द्वारा जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, अहमदाबाद जो शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद जो शहर है ये आपको मिलेगा साबर नदी के किनारे, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद शहर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है यह किस राज्य में स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे मिलेगा? तो उड़ीसा में, यानी राइट आंसर आपको मिलेगा जो है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है, उड़ीसा। अगला जरूरी प्रश्न हमारा है, जो एलएसी है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है वास्तविक नियंत्रक रेखा। तो आपको बताना है कि जो वास्तविक नियंत्रक रेखा है वह किन देशों को अलग करती है? तो जो वास्तविक नियंत्रक रेखा है यह दो देशों को अलग करती है, कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, भारत और पाकिस्तान। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कंबाला भैंस की जो जाति है किस राज्य से संबंधित है? तो कंबाला भैंस का जो संबंध है यह आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य से। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक राज्य। आज का अगला प्रश्न हमारा है, कृष्णदेव राय जो थे इनके द्वारा किस राज्य पर शासन किया गया था? तो जो कृष्णदेव राय थे इन्होंने 1509 ईस्वी से लेकर, आप ध्यान दीजिएगा,
1509 से लेके 1529 ईस्वी के मध्य इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी विजयनगर साम्राज्य की। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस अधिनियम ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था 1909 का, इसने जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी थी। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा मार्ले मिंटो अधिनियम 1919। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है तथा यह हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका 9वां पार्ट था। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।